बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो लेक्चर से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये रिएक्शन से रिलेटेड एक टर्म है। मतलब ये हमें क्या बताती है? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। मतलब ये कि फर्ज करें एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा हो, दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा हो, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे उसकी क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। अब मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये हमें क्या, सबसे पहला हम देखें तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये टाइप्स चल पड़ी हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। तो इफ वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन आ रिएक्शन, अगर एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा हो, इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इनके ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा हो, उसे हमने क्या कह देना है कि वो हमारे पास है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब उसकी एग्जांपल देखें सबसे पहले कि द ब्रेकेज ऑफ बोरोमीन मॉलिक्यूल टू बोरोमीन एटम। क्या अब ये देखें हमारे पास बोरोमीन मॉलिक्यूल, अब Br2 ये बोरोमीन मॉलिक्यूल है, लेकिन मॉलिक्यूल तो एक है ना। तो हम अगर डेफिनेशन में देखें तो लिखा है कि इफ वन मॉलिक्यूल, कि अगर एक मॉलिक्यूल, तो अगर हम Br2 को देखें तो ये एक मॉलिक्यूल है। इधर आप देखें कोई चीज नहीं लिखी हुई जिसके साथ कुछ नहीं लगा तो वन होता, तो ये एक बोरोमीन का मॉलिक्यूल है। जब हम इसको तोड़ते हैं, तोड़कर हम इसको दो बोरोमीन एटम्स में चेंज कर देते हैं। तो क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहेंगे कि इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड इनटू फुमेरिक एसिड। अब देखिए ये मैलिक एसिड है हमारे पास, यहाँ पे ना कार्बन होता है COOH वाला, ये वही है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड को जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये वाला ग्रुप जो है ये इस तरफ आ जाता है और ये हाइड्रोजन इस तरफ चले जाता है, तो ये बन जाता है फ्यूमेरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे मैलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल फ्यूमेरिक एसिड के मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, तो ये एक कौन सा रिएक्शन है? ये भी एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन देखें कि इफ टू मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कि अगर किसी रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं तो उसको हम कहते होते हैं कि ये एक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब एग्जांपल देखें बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन की। अब जैसा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट है, जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है। तो अब ये इथाइल एसीटेट और H2O ये दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो तभी ये दो, यानी कि ये दोनों क्या है हमारे पास? ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो हिस्सा ले रहे हैं किसी भी रिएक्शन में। तो इथाइल एसीटेट एक मॉलिक्यूल और H2O भी एक मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो एसिटिक एसिड इसके रिजल्ट में बनेगा और इथाइल अल्कोहल बनेगा। अब आगे जो है वो आता है टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन। टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है कि इफ थ्री मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, कि अगर तीन मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को आपने क्या कह देना है कि ये एक टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 का बनना। जैसे कि अब देखें दो NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। अब देखिए यहाँ पे दो नाइट्रोजन ऑक्साइड के NO दो मॉलिक्यूल ये इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके साथ एक ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, तो टोटल तीन मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए ये एक टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब रिएक्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलैरिटी आर रेयर, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा हो तो वो रेयर, वो नायाब होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो द रिएक्शन विद हाई मॉलिक्यूलैरिटी आर रेयर। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सेज दैट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलियंस। कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कुलयन पर, टेकिंग प्लेस बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, तो जो कि एक मॉलिक्यूल में हिस्सा ले रहे होते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि कोई रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे।
अब कोलिजन के लिए एक ही वक्त में जो है वो मालिक्यूल का कोलाइड होना जरूरी है। तो अब चांसेस ऑफ कोलिजन एट द सेम टाइम ऑफ 3 और मोर मालिक्यूल, यानी कि अब देखें मालिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए एक दूसरे के साथ टकराना यानी कि कोलिजन करना जरूरी है। तो अब ये बहुत कम होता है कि जब 3 या 3 से ज्यादा मालिक्यूल्स जो है वो आपस में एक ही वक्त में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ना। ठीक है, जैसा कि मतलब आप ये सपोज कर ले कि कोई मालिक्यूल ए बी और सी है, इन तीनों ने आपस में मिलकर प्रोडक्ट डी बनाना है। तो अब ए बी और सी अगर वो डी बनाना चाहते हैं तो उनको एक ही वक्त में यानी कि ए बी और सी इन तीनों को इकट्ठे एक दूसरे के साथ टकराना होगा, उसके बाद रिएक्शन होगा। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बढ़ते जाते होते हैं। तो मालिक्यूल गोइंग ऑन, तो the chances of collision at the same time of 3 or more molecule will go on decreasing with increase in the number of molecule। तो ऐसे chances जो collision के हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो इन सब में क्या होगा, द स्लोअर स्टेप इज द रेट डिटर्मिंग स्टेप। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो एक स्टेप में नहीं होते बल्कि उनका जो स्लोअर स्टेप होता है उसको हम रेट डिटर्मिंग स्टेप के तौर पर जो है ना वो कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर द डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब डीकंपोज होता है, जब ये टूटता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ हमें देता है ऑक्सीजन। तो इट अकर इन द फॉलोइंग स्टेप। अब ये एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये अब सबसे पहले जो है वो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है इसके रेट को हम कहते हैं K1 और ये स्लो स्टेप है, ये NO3 प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड इनके चांसेस हैं कि ये दोबारा आपस में कोलिजन करें और कोलिजन करने के बाद हमारे पास रिएक्टेंट यानी कि N2O5 दोबारा बना दे। तो ये वाला स्टेप जो है ज़रा फास्ट होता है। इसी तरीके से ये भी चांसेस हैं कि ये NO3 प्लस NO2 ये दोनों आपस में टकराने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएं, साथ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करें और साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएं। तो इसके अलावा जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ यानी कि N2O5 कोई और मालिक्यूल भी, क्योंकि हमने एक मालिक्यूल तो नहीं ना लेना, जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो मिक्सचर लेना होता है हमने। तो ये जो है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ टकराने के बाद NO2 बनती है। तो अब आप देखें यहाँ पर कि 4 किस्म के जो है वो रेट निकल आए हैं, K1 K2 K3 और K4। तो इन सब में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को कहेंगे हम कि ये इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है, ये इस रिएक्शन का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो ये पहला स्टेप K1 वाला स्लोएस्ट है तो हम इसी को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि ये जो है ये स्लोएस्ट स्टेप है और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और जितने मालिक्यूल इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा ले रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। तो अगर आप देखें कि ये जो स्लो स्टेप में एक मालिक्यूल यानी कि N2O5 एक ही मालिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। सबसे पहली है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलैरिटी की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितने मॉलिक्यूल एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो कहलाती है। दूसरा, द सम ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि हम इसको किससे जाहिर कर सकते हैं कि ये असल में सम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं वही उसकी जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। इट इज़ अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ये हमेशा थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। इट इज़ इंडिकेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन को देखकर बताना होता है। ये कोई किसी किस्म की जो है ये थ्योरेटिकल जो क्वांटिटी है किसी किस्म की ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर होगा यानी कि 1 2 3 4 5 6, और मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो कभी जीरो नहीं होती। इट मे बी ग्रेटर देन 3, ये 3 से ज्यादा भी हो सकती है। तो अब जो पीछे जो हमने वो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड वाला रिएक्शन पढ़ा था ये उसकी थ्योरी जो मैंने लिख दी है, तो समझा मैंने सारा उधर दिया था, ये थ्योरी आप इधर से देख लीजिएगा। तो थैंक्स जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।